अगर हम जो है भारत माता की जय मुसलमान कहेगा तो इसके अंदर क्या मुसलमान का कोई ज़बान घिस जाएगी, कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम कोई मुद्दा है ही नहीं। वंदे मातरम ये बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा था, फिर उसके बाद किसने पढ़ा? फिर उस ज़माने में क्या मुसलमान नहीं थे? क्या उस दौर में कमेटी में मुसलमान नहीं थे? क्या उन लोगों ने जब एतराज़ नहीं किया तो उससे बड़े कोई लीडर आए? सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? हसन इमाम। आप क्या कहना चाहेंगे जो वंदे मातरम को लेकर के मतलब ये कहा गया है कि अनिवार्य है, हर स्कूल में, हर मदरसे में, हर जगह ये अनिवार्य है वंदे मातरम, योगी सरकार का ये फरमान है, सही है या गलत है आपके हिसाब से? ये बताइए, अगर हम जो है भारत माता की जय मुसलमान कहेगा तो इसके अंदर क्या मुसलमान का कोई ज़बान घिस जाएगी, कोई नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो एक जो है, इसको जो लोग हैं नमक मिर्चा डाल करके अपने अपने अंदाज से पेश करते हैं। हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तान पे फिदाई है, जो हम यहाँ पैदा हुए यहीं की मिट्टी में मिल जाएंगे। अपने अपने हिसाब से लोग, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर आदमी अपने अपने हिसाब से जो है वो तकरीर करता है, पेश करता है। वंदे मातरम कोई मुद्दा है ही नहीं। वंदे मातरम ये बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा था, फिर उसके बाद किसने पढ़ा? फिर उस ज़माने में क्या मुसलमान नहीं थे? क्या उस दौर में कमेटी में मुसलमान नहीं थे? क्या उन लोगों ने जब एतराज़ नहीं किया तो उससे बड़े कोई लीडर आए? उस ज़माने में जो मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने देश में आज़ादी में कुर्बानी दी, तो वो अब मसला क्या है कि सिर्फ हिंदू भाइयों में और मुसलमानों भाइयों में ये पूजा का जो है भाई माथा टेकना किसी मूर्ति के सामने, कोई एक ऐसी आकृति बना करके उसके सामने नमन। लेकिन वंदे मातरम कहने में कोई हर्ज नहीं भाई, मेरी ज़बान तो थोड़ी ना, अगर हम आपको नमस्ते कहेंगे तो क्या मेरे ऊपर कोई बात आ जाएगी? लेकिन ये कहा जा रहा है, मौलाना मदनी कह रहे हैं कि मुर्दा कौमें बोलती है वंदे मातरम, हम नहीं बोलेंगे। वो मैंने कहा ना, पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अब आदमी के अलग अलग विचार है, वो अपने हिसाब से जो बोले, ठीक है। वो हर आदमी को हिंदुस्तान में अपनी बात कहने का हक है। वो जो बेहतर समझ है वो बोल रहे हैं, हमें जो बेहतर समझ है वो। हमको आपत्ति नहीं है वंदे मातरम? भाई हमें कौन सी आपत्ति भाई, हम यहाँ हिंदुस्तान के रहने वाले, इसी मिट्टी में गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। आज देख लीजिए लखनऊ के चौक स्थित में, आज देख लीजिए सरकार किसकी है? बीजेपी की। गेट बना है तो इस्लामिक पहचान है ना, एक बड़ी गेट मौजूद है नीचे, इस्लामिक पहचान है ना। अतहर साहब के नाम से गेट बना है। अब इंशाल्लाह और भी जो है वो उलमा के नाम से भी गेट बनने की बात हो रही है, जिसमें डॉक्टर कल्बे साजिद साहब के नाम से गेट बनने की बात हो रही है। मौलाना सैयद कल्बे जवान साहब के वालिद साहब जो है कल्बे आबिद साहब मरहूम के नाम से गेट बनने की बात नहीं दिखती है उन लोगों को जो ये कहते हैं कि देखिए मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान की पहचान को मिटाया जा रहा है। इन लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती है? केवल वही क्यों देखते हैं कि देखिए मदरसे में ये आदेश आ गया है, ATS को जानकारी जो है सौंपनी है, तो ये मुसलमान को दबा रहे हैं। यही क्यों दिखता है योगी जी का काम? लोगों को क्या लगता है? भाई देखिए, ऐसा है ना कि जब कोई आदमी काम करता है, जितनी भी सरकारें आती हैं, तो अपोजिशन में किसी ना किसी को तो कुछ बोलना होता है। अब कुछ बातें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, तो वो तो मैनेजमेंट देखेगा ना उसको। अब कोई भी चीज़ जो है वो लागू करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पहले उस बातों को वो गंभीरता से लेता है, देखता है, फिर उसको लागू करता है। अगर उसको लगता है कि इस बात में कहीं पे नुकसान है, तो अब ये बताइए, योगी जी के साथ में क्या मुसलमान सपोर्ट नहीं है? क्या योगी जी को सिर्फ हिंदू भाइयों ने यहाँ से जिताया है? क्या मुसलमान भाइयों ने वोट नहीं दिया है? क्या शिया भाइयों ने वोट नहीं दिया? क्या और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिया? इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, तो सपोर्ट सही तो है ना। अब रही बात आपसी मुद्दे की, वो एक दूसरे से बात करके, अगर कोई कुत्ता जा रहा है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, और उसको हम धत धत करके मारेंगे तो वो हमें काटेगा, और अगर हम उसको प्यार से बोलेंगे तो वो पास बैठेगा जब, तो वो हमसे मेरे पीछे पीछे आएगा। तो कहने का मकसद ये है, जो भी बात हो वो सब एक साथ, कोई कहीं पे कंट्रोवर्सी है नहीं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब एक है। एक हाथ हिंदू भाई का, एक हाथ मुस्लिम भाई का, इसको साथ लेकर सरकार जो है, योगी जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें इस तरीके के काम हुए हैं जो सबको संभाल लेके चल रहे हैं, क्योंकि आरोप भी लगते हैं कि मुसलमान को दबाने के आरोप लगते हैं, ये तमाम जो आरोप लगते हैं। आपको लग रहा है कि भाई सबको बराबर लेकर चले हैं क्या? भाई देखिए, योगी जी जो हैं वो बराबर ले करके चल रहे हैं सबको। अब जहाँ पे जो है वो बराबर ले करके नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे वो देखे कि कहाँ पे, देखिए
बात करने से मसले का हल होता है। जहाँ के ऊपर उनको योगी जी को लगे कि भाई मुस्लिम भाई नाराज़ हैं तो उनसे बात करें। आपने कहा कि बात करने से मसले हल होते हैं। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जिहाद से हल होंगे, मतलब एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। तो उनकी सोच तो कह रही है कि भाई जिहाद की स्थिति आ चुकी है, जुल्म हो रहा है तो अब जिहाद होगा। जिहाद का जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस घटना के तुरंत बाद ऐसे बयान कि भाई जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा, नहीं कहीं कहीं उस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं। भाई देखिए ऐसा है ना, तो टेररिस्ट आतंकवाद तो जो है वो करबला के मैदान से ही चला आ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाला जो है टेररिस्ट, तो पूरी दुनिया में टेररिस्ट तंजीमें फैली हुई हैं। तो हमारी तो ये गुजारिश है कि जो टेररिस्ट तंजीमें हैं उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि तभी इंसाफ हो पाएगा। और जो इस तरीके की बात करे, भाई देखिए जिहाद हमारे उलमा बोलते हैं, और जिहाद का मतलब जो है हर तरीके से जिहाद है। जिहाद नफ्स का है। रोज़ा होता है ना, रोज़े में इंसान जो है सुबह से शाम तक व्रत करता है। हमारे हिंदू भाई व्रत करते हैं। उसके अंदर यह है कि कुछ लोग जो है जलपान करते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं, अन्न भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, तो वो भी तो एक जिहाद है ना। पर ये ऐसे टाइम पे बयान आ रहा है जहाँ दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद कह रहे हैं कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। उसको सही ठहराने की कारण वो कहीं ना कहीं जो है आलोचना का पात्र बन गए हैं कि आप ऐसे टाइम पे बयान दिए जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है इसलिए जिहाद हो रहा है। तो अब देखिए, मैंने फिर पहले बात कही थी कि आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, जो उन्हीं ने बेहतर समझा वो बोला। आपके हिसाब से तो अगर ये सोच है तो ये गलत है ना। भाई देखिए, एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता है। एक आदमी ने अगर बोल दिया जिहाद होना चाहिए, तो क्या पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा इतना बड़ा आदमी और सामने तमाम लोग बैठे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, उस बात पर ताली बजा रहे हैं ना। जिहाद से मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि जिहाद जो उन्हीं ने लफ्ज़ बोला है वो किस पर्पस से बोला, किस वजह से उन्हीं ने बोला। अब जिहाद के मैंने मीनिंग्स बताई ना, अलग अलग नफ्स का जिहाद होता है। जिहाद के माने ही थोड़ी ना कि कोई लड़ने लगेंगे। एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, तो उन्हीं ने किस मानों में जिहाद बोला है ये वही। अब उनसे बात की जाए कि भाई आखिर क्या। देखिए, मैंने कहा ना कि हिंदू और मुसलमान दो आँखें हैं। भारत की तस्वीर में दो आँखें हैं। अब एक आँख से अगर देखा जाएगा, कोई भी, चाहे अगर मुसलमान एक आँख से देखते हैं तो गलत है, और अगर हिंदू भाई एक आँख से देखते हैं तो गलत है। जब तक दोनों आँखों का सहारा लेंगे नहीं। योगी जी तो अपनी दोनों आंखों से देख रहे हैं, लग रहा है इस पूरे के पूरे कार्यकाल में। योगी जी तो देख रहे हैं, और मेरा उनसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जो मुसलमान के हित में जो बेहतर हो उसके ऊपर जो है वो बात करके, जो लोग हैं लीडरान हैं उनसे बात करके और मसले को हल किया जाए, ताकि के वो जो उनके ऊपर यह है कि कट्टरपंथी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो सवालिया निशान लगे, वो भी इस बात को साबित करें कि नहीं, मैं कट्टरपंथी नहीं हूँ, मैं भी मुसलमान के साथ हूँ। 5 दिसंबर वो तारीख है जब वक्फ बोर्ड के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने की उम्मीद पोर्टल पर, वो 5 दिसंबर लास्ट तारीख है। आपको लग रहा है कि लगातार कहीं ऐसी संपत्तियां हैं, 9 लाख एकड़ से भी जो अधिक संपत्तियां हैं, उनको लेकर के अभी जो है और समय देना चाहिए था, या ये समय पर्याप्त है क्योंकि अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं? कह रहे हैं कि अभी तक 30% डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं हो पाए हैं वक्फ संपत्तियों के। देखिए, वक्फ संपत्ति का जो मैटर है वो आर्टिकल 37 जो भी वक्फ संपत्ति है उसके पास, जाहिर से बात है, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो मेरे पास पेपर है नहीं, वो कागज़ है गवर्नमेंट के पास में, और जब गवर्नमेंट के पास में जो है पेपर हैं तो वो हमें उसकी कॉपी दे रही है। वो कॉपी दे रही है वक्फ एक्ट, जो वक्फ लखनऊ में बना है तो 1932 में, गालिबन 1932 में जो है वक्फ में अपने आप अपनी प्रॉपर्टियों को जो है लोगों ने, उस ज़माने में सूबे और ताल्लुक़दार उसके अंदर सब थी, उसमें जब वक्फ की कमेटी बनी तो उसके अंदर लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी को इंदराज कराया। अब यहाँ के ऊपर सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट ने इंदराज कराया गया उसमें, गवर्नमेंट वक्फ 13 का जो हमें दे रही है वही हम इंदराज करा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे सवाल है कि जो आप हमें दे रहे वही हम इंदराज करा रहे हैं, तो आप ही क्यों नहीं उसको इंदराज करा रहे हैं? यानी कि अभी तक लोगों के पास कोई अगर ऐसी मस्जिद है जहाँ अगर आप ये कहते हैं कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी ने अल्लाह के नाम पे दान कर दी थी, तो उस व्यक्ति का प्रूफ, जिसने दान करी थी उसने प्रूफ दिया होगा उसका कि इससे पहले वो मेरी संपत्ति थी और मैंने जो है जिन्हें दिया है संपत्ति उसकी पूरे लेन देन के कागजात होंगे, वो ज़मीन का जो
हस्तांतरण हुआ है उसके कागजात होंगे, तो वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कह रहे अब अभी तक अगर नहीं कर पाए हैं और 5 दिसंबर लास्ट तारीख है और 30% ही हो पाया है, तो बाकी सब सीज हो जाएगी। देखिए ऐसा है ना कि पहले तो जो पोर्टल है उसकी वो बहुत साइट स्लो चल रही है, करीब अभी 5-6 दिन साल तक कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इससे पहले भी। अब पूरे जो मेरा जो है निवेदन है कि इसकी तारीख को कम से कम 3 महीना बढ़ाया जाए। 3 महीना बढ़ाया जाए? 3 महीना, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि एकदम से हम अनाज बोएंगे तो फ़ौरन पौधा नहीं देगा। अब आज से 200 साल पुरानी, 150 साल पुरानी मस्जिद, बहुत से लोग यहाँ से चले गए पाकिस्तान की तरफ, बहुत से लोग यहाँ से हिंदुस्तान से और मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए, उनके कुछ अजीज़दार हैं, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ मुल्क माने जैसे अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, हिंदुस्तान के बहुत से लोग मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं। अब उनके यहाँ पे प्रॉपर्टी मौजूद है, तो वो भी इंदराज करने के लिए तो भी डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स देगा कौन? गवर्नमेंट देगी। हिसाब से समय सीमा बढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा जो है प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है मेरी, और उनसे दसबस्ता गुजारिश है मेरी कि अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो वो मुसलमानों के को वो ये दिखा दें अपने इस बात से कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों को 3 महीने का वक्त देते हैं। आखिरी सवाल मेरा, अपनी बात जो है वो उस पर इंदराज करा। एक आखिरी सवाल मेरा, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके लिए लाल कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। अब इसको लेकर के जैसे SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, साफ कहा गया गृह मंत्री के द्वारा कि SIR जो है वो NRC का पहला स्टेप है, जिसका नाम यहाँ कट गया SIR में, NRC के बाद भी जो प्रक्रिया होगी, अगर नाम कट गया देश से बाहर कर देंगे। क्या आपको लग रहा है कि सही प्रक्रिया है, कुछ भी भेदभाव नहीं हो रहा है? देखिए अगर कोई जो है घुसपैठिया है तो वो ख़तरनाक है, घुसपैठिया है तो वो पता नहीं क्या आतंकवाद भी हो सकता है। तो ये तो गवर्नमेंट का अच्छा पहल है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो यहाँ का वासी है उसके पास कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ही। और अगर कुछ नहीं है, मान लीजिए पहले के ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले लोग घर में पैदा होते थे, तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पास दस्तावेज़ कहाँ से आए। पिता का नाम तो वो तो है। अब कोई देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के करीब 22 साल से 20 साल से लिस्ट रिन्यूअल नहीं हुई थी, वो एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें सबको योगदान करना चाहिए। जिन लोगों का नाम उसमें इनरोल नहीं है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग उसको इनरोल करें, और उसकी भी तारीख थोड़ी सी अगर बढ़ जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। देखिए तमाम लोगों से हमने बातचीत करी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम जो आदेश दिए गए हैं उन आदेश को लेकर के हमने सवाल भी किए हैं और लोगों ने अपनी राय भी रखी है।